ये तो नहीं बात की मैंने, ऐ तो लाइन में बोली नहीं कल। उसको कैपिटलाइज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है जिनकी एम्प्लॉइज के ऊपर, जिनको आपने ट्रेंड किया, ये थी रीज़न। दे कैन लेफ्ट द कंपनी एट एनी टाइम और आप उनको बाउंड नहीं कर सकते लॉफुल। सही हो गया, ये थी रीज़न कल, मेरा ख्याल तो यही थी। ले जनाब, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, द नेक्स्ट अकाउंटिंग जो हेडिंग है IAS 16 की वो है जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें रूल है, IAS 16 ये कहता है कि जनाब कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो आप एसेट पे करेंगे आफ्टर द इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, इट वुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि उसकी कैरिंग वैल्यू में, उसकी कॉस्ट में आप उसको ऐड कर देंगे। इट वुड बी कैपिटलाइज कहता है, लेकिन उसके लिए शर्त है। एक शर्त ये है कि वो एसेट की डेफिनेशन को मीट करता। शर्त ये है कि आप उसको उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्या है शर्त? कि वो एसेट की डेफिनेशन को मीट करता। अब एसेट की डेफिनेशन क्या है जनाब? जी सर, व्हाट इज एन एसेट? दैट इज द रूल। कब क्या है जी एसेट की डेफिनेशन? अगर इसकी वजह से एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट। ठीक, हमने कहा जी एसेट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा रिसोर्स जिससे एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने सब्सिक्वेंटली कोई एक्सपेंडिचर किया है एसेट के ऊपर, ठीक, एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? इट शुड बी एडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट जिस पे आपने खर्चा किया। ठीक हो गया, उसको आपने कैपिटलाइज कर लेना है। लेकिन कब? जब वो एसेट की डेफिनेशन को मीट करता हो। और हमने एसेट के बारे में पढ़ा कि जनाब एसेट हम उस वक्त कहते हैं जब किसी चीज़ से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ठीक हो गया। कैपिटलाइज मीन एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा इंट्रो के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो क्या क्या होते हैं जनाब दो तरह के एक्सपेंडिचर? देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इन अकाउंटिंग। एक को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, मतलब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं बिजनेस के अंदर, इसका मतलब यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट विद एन इंटेंशन, विद द ऑब्जेक्टिव कि इससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। कोई भी बिजनेस में आप जब काम करते हैं तो आपने देखा, हम देखते हैं कि जनाब अक्सर आप लोगों को कह रहे होते हैं बड़ा कारोबारी हो गया वो, तो उसकी वजह क्या होती है? वो देखता है कि हर चीज़ में बेनिफिट देख रहा होता है। वो देखता है कि अगर मैं ये खर्चा करूँगा तो इससे मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा। So anything, any payment, any commitment that you made in a business is actually an expenditure with the objective कि आपको फ्यूचर में उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। ठीक हो गया। अब अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं कि दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक है कैपिटल और एक है रेवेन्यू। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दोनों से आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो इससे जो बेनिफिट मिलेंगे उसका ड्यूरेशन जो है that is more than 1 year. More than 1 year, more than 12 month. मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे बिजनेस को बेनिफिट 12 माह से ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। और ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपको बेनिफिट ही मिलेंगे लेकिन ड्यूरेशन जो है दैट इज लेस देन 12 मंथ, तो हम इसे कहते हैं जी ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस के अंदर, एक ऐसा एक्शन है विच गिव्स बर्थ टू द एसेट्स, जिससे आप क्या करते हैं? नए एसेट्स
बिजनेस में आते हैं। जैसे आपके पास मेन एसेट है कैश, अब आपने उस कैश को यूटिलाइज करना शुरू किया, आपने उससे लैंड खरीद ली, आपने उससे प्लांट खरीद लिया, आपने उससे व्हीकल खरीद लिया। सो इट मीन्स इन द बिजनेस यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे हैं किस ऑब्जेक्टिव के साथ कि ये सारी चीज़ें जब हम खरीद लेंगे तो एक पूरा एसेट का ग्रुप बन जाएगा, तो फिर ये बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट करेंगे जब ये मिल के काम करेंगे। ठीक, अब आप एक्सपेंडिचर मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं जनाब, एक ऐसी एक्टिविटी जिसपे आप यू आर गिविंग एलोकेटिंग द फंड्स टू द डिफरेंट एसेट्स। जनाब इतने की लैंड लेनी है, इतने की ये लेना है, इतने का फलां लेना है, ये स्टॉक्स भी खरीद लेने हैं, जो चीज़ें बेचनी है वो भी खरीदनी है, सारा कुछ करेंगे आप। सो यू आर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर। अब हम एज एन अकाउंटेंट हम ये देखते हैं कि अगर उस एक्सपेंडिचर की ड्यूरेशन जो है, उस एक्सपेंडिचर की वजह से जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स मार्जे वजूद में आएगा, उसकी बेनिफिट देने की कैपेसिटी जो है अगर 12 माह से ज़्यादा है, अगर 1 साल से ज़्यादा है, तो हम उसको नाम दे देते हैं जी बिजनेस ने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि बेनिफिट देने का ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 12 मंथ्स है, लेस देन अ ईयर है, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एवर यू मेक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके रिजल्ट में जिस एसेट को बर्थ मिलेगी वो नॉन करंट एसेट होगी, इट विल बी अ नॉन करंट एसेट। और इसकी सूरत में क्या होगा, करंट एसेट, दैट इज द करंट एसेट। सही हो गया। अब हमने पढ़ा जनाब कि ये ऐसे एसेट्स हैं जिनसे बिजनेस को बेनिफिट मोर देन 12 मंथ मिलेंगे। इसका मतलब है ये एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिजल्ट, और ये ऐसे एसेट है जिनसे बिजनेस को बेनिफिट लेस देन 12 मंथ मिलेंगे। इसका मतलब है दीज आर द रिजल्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही हो गया। अब ये दोनों एसेट्स क्या हैं, हमने कहा जी इनसे बेनिफिट मिलेंगे। जब आप इनसे बेनिफिट लेंगे तो ये दोनों जो हैं क्या होंगे, दे बोथ आर गोइंग टू कंज्यूम। आप इनको कंज्यूम करेंगे, जब आप इनको बिजनेस में यूज करेंगे यू आर गोइंग टू कंज्यूम दैम, कंजम्पशन होगी। और जब कंजम्पशन होती है तो इसको हम एक्सपेंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स हमने क्या कहा था, क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। तो एक्सपेंडिचर से एक्सपेंस तक का जो सफ़र है उसके दरमियान जो पॉइंट है वो क्या है, वो कंजम्पशन। ठीक, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर गिव राइज टू एसेट्स। ठीक, और जब आपके पास एसेट्स आते हैं और फिर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, एक्सपेंस बन जाती है। तो ये रिलेशन। अब ये जो लफ्ज़ हमने यूज़ किया मैंने आज यहाँ पे, कैपिटलाइज, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है कि जनाब आप इसको टेंजिबल नॉन करंट एसेट हम पढ़ रहे हैं, तो वो कौन से एसेट्स हैं जिनसे बेनिफिट आपको मोर देन 1 मंथ और 12 मंथ मिलेंगे। तो वो कह रहा है कि अगर आप उस एसेट पे जो कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, इनिशियल मेजरमेंट के बाद उस पर कोई खर्चा करते हैं, कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कैपिटलाइज कर देंगे। इसका मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो आप बाद में करेंगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि वो भी नॉन करंट ही होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रख दी, इफ इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट। अब वो कैसे करेगा, कैसे मीट करेगा डेफिनेशन ऑफ एसेट को, वो कहते हैं ऐसे करेगा कि अगर जिस एसेट पे आपने ये एक्सपेंडिचर किया है उसकी बेनिफिट देने की कैपेसिटी पहले से बढ़ जाए, ठीक, एज कंपेयर टू द प्रीवियस कैपेसिटी। मतलब आपने प्लांट है तो आपने प्लांट की मोटर जो है पहले उसमें 12 kV की लगी थी, अब आपने 18 kV की लगा दी। इसका मतलब है कि उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे आपके पास गाड़ी थी, अब आपने जनाब उसमें बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम लगवा लिया, इसका मतलब है कि उसकी बेनिफिट देने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। ठीक हो गया। तो अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे एसेट की बेनिफिट देने की कैपेसिटी या उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज आ गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एफिशिएंसी, तो हम क्या कहेंगे जनाब, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे क्या जनाब, इफ इट इंक्रीज द एसेट्स
एफिशिएंसी, कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी इंक्रीज कर दे एज कंपेयर टू द प्रीवियस एफिशिएंसी। As compared to the previous efficiency and capacity. कहते हैं अगर आप एक्सपेंडिचर करें और एसेट की एफिशिएंसी और कैपेसिटी जो है वो पहले से बढ़ जाए तो वो एक्सपेंडिचर जो ऐसा करेगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। या दूसरी बात, replacement of an existing part. Replacement of an existing part. जैसे अगर हम ये कि आप एरोप्लेन की एग्जांपल ले लें, आपने देखा होगा एरोप्लेन जो है वो जब एक पर्टिकुलर फ्लाइट आवर्स पूरे कर लेते हैं तो उनके इंजन्स बदल दिए जाते हैं। तो इंजन एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है एसेट का, ठीक, उसको रिप्लेस करना। जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो इंजन पहले था, पहले भी जहाज उड़ता था, आपने रिप्लेस किया इंजन, अब जहाज अब भी उड़ता। इसका मतलब एफिशिएंसी में इंक्रीज नहीं आया। इसका मतलब पहले वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, सेकंड अप्लाई हो रही है कि आपने उसके एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जो पुराना कंपोनेंट होगा उसको आप ख़त्म कर देंगे और जो नया कंपोनेंट होगा उसको आप उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। सो दो कंडीशंस में आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। दो कंडीशंस क्या है? नंबर वन, इफ इट एनहांस द एसेट्स एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द प्रीवियस एफिशिएंसी या कैपेसिटी। सेकंड, इट रिप्लेस द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द एसेट। उसका कुछ ये एसेट की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे अगर आप एसी की बात करें, एयर कंडीशन की बात करें, तो इसमें अगर हम देखें तो कंप्रेसर अगर आप एक्सचेंज करा दें, इसका पुराना कंप्रेसर निकाल कर नया कंप्रेसर निकाल दें, तो इट सीम्स टू बी इसका मेजर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। इसी तरह अगर आप एरोप्लेन की एग्जांपल ले रहे हैं तो हम उसके इंजन की बात करें या उसके इंटीरियर की रिप्लेसमेंट आप करा दें तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट रिप्लेसमेंट ऑफ अ कंपोनेंट। तो पुराना कंपोनेंट जो है उसको एज एन एसेट हम ख़त्म कर देंगे अपनी बुक्स में से और नए एसेट को हम उसको कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं उधर नहीं, रिपेयर निकल आएगा। देखें अगर आप दो कंडीशंस हैं, जैसे हम कहते हैं जनाब अगर आप एरोप्लेन की एग्जांपल अगर आप लें तो अगर आप एरोप्लेन के इंजन को ख़त्म कर दे, चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे तो क्या होगा उससे? तो हम कहते हैं जनाब एसेट की एफिशिएंसी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो पहले भी उड़ता था अब भी उड़ता ही है, ठीक। लेकिन आपको नया इंजन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुराना इंजन ख़त्म हो गया था, उसकी ख़त्म हो गई थी ना। पुराना इंजन आपने रिप्लेस कर दिया, हमने उसको उसी को इम्प्रूव नहीं किया, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसको निकाल लिया और नया इंजन रख दिया। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एन एसेट। सही हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई एसेट्स ऐसे होते हैं उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स की यूजफुल लाइफ डिफरेंट होती है, और इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल एरोप्लेन ही, ठीक, कि उसके इंजन की जो यूजफुल लाइफ है वो डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, और इंजन की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है आपके फ्लाइट आवर्स कितने। अगर आपने जहाज को किसी लंबे रूट पे लगा दिया है, ठीक, पाकिस्तान से कनाडा की फ्लाइट वो लेता है, तो इसका मतलब है उसका इंजन जो है वो जल्द ही यूज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। और जब वो यूज़ हो जाएगा उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, इट हैज़ टू बी रिप्लेस, द ओल्ड इंजन शुड बी रिप्लेस्ड विद द न्यू इंजन। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो पुराना इंजन है उसको किताबों में से निकाल दें उसकी कॉस्ट को, और जो नया इंजन है अब उसको शामिल कर लें। इसको हम कहते हैं द ओल्ड इंजन विल बी डी रिकग्नाइज्ड एंड द न्यू इंजन विल बी रिकग्नाइज्ड। कल हमने वर्ड यूज किया था रिकग्निशन, तो स्टैंडर्ड इसको इस तरह बोलेगा कि जनाब द ओल्ड इंजन शुड बी डी रिकग्नाइज्ड। इसका मतलब उसको किताबों में से निकाल दें, ठीक, और नया इंजन जो है उसको आप क्या कर लें, किताबों में आप रिकग्नाइज कर लें, लिख लें एज एन एसेट, ठीक। अदरवाइज आपने इसको क्या कर देना है,
expense out. It should be recognized as an expense. Subsequent expenditure, अगर ये दो conditions पे पूरा नहीं उतरता है तो फिर आपने उसको क्या कर देना है, then it will be treated as an expense. ठीक, अब expense का मतलब क्या है कि आप इसको for example repair and maintenance है, आप लिखेंगे जी repair and maintenance account debit to cash, और इसको आप कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब है मैंने ये दो एंट्री करके क्या किया है, इसको मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया है। मैंने इसको कैसे रिकग्नाइज किया है, एज एन एक्सपेंस। ये एंट्री क्या है, इसको हम कहते हैं अकाउंट फॉर करना किसी ट्रांजैक्शन को। आपने पैसे खर्चे किस पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे, आपने एंट्री कर दी रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश। अब हमने कहा जी ये जो खर्चा आपने किया है ये एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता, इसका मतलब है ये एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। तो जब ये कैपिटलाइज नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा, तो फिर ये एक्सपेंस आउट हो जाए। कल भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर एक चीज एसेट नहीं है तो फिर वो किधर चली जाएगी, फिर वो एक्सपेंस है। देन इट शुड बी रिपोर्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज टू अकाउंट फॉर, दिस इज टू राइट ऑफ। अगर मैं कहता जनाब ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है भाई ये तो एसेट की डेफिनेशन को मीट करता है, तो फिर मैं इसके बाद दूसरी एंट्री क्या कर रहा होता, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब है इस एंट्री का क्या मतलब, मैंने क्या कर दिया, मैंने कैपिटलाइज कर दिया। वो रिपेयर, सिंपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आ जाएगा ना। महीना डेढ़ थी बस, वो तो वैसे ही टेंजिबल नहीं है, वो तो वैसे ही कितनी देर चलना उन्हें, 5000 किलोमीटर चलना कि 4000 बाद चेंज 5-4 एने बाद ही करा देना जी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आप कह रहे हैं कि जो बाद में हम उसके ऊपर अपने एसेट के ऊपर खर्चा करेंगे। अब ये जो आपने कंडीशंस लिखवाई हैं इसके अगर ये फुलफिल होती हैं तो इसकी जो उसके ऊपर इनिशियल एक्सपेंडिचर किया था नहीं, उसको तो डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, में वो ऐड करेंगे, ये वाली लाइन जो हमने नहीं सिर्फ बात। मैंने आपको ये बताया है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है। सबसे पहले अपने ज़हन में ये बात रखें, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। ठीक, कल तक हम पढ़ रहे थे इनिशियल मेजरमेंट। फर्स्ट टाइम जब आप एसेट को बाय करते हैं और उसकी मेजरमेंट करते हैं कि इसको किस वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उस फेज में जो रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं स्टैंडर्ड के, वो अंडर हेडिंग आते हैं इनिशियल मेजरमेंट। और उसके बारे में हमें स्टैंडर्ड ने बताया कि इट शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट। मेजर हो गया जी, एसेट आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी, बटन दबा दिया आपने, ऑन हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, काम चल रहा है जनाब, सही है। कोई 1 साल बाद 2 साल बाद आपको लगा कि यार इसको फर्दर खर्चा करके इसके ऊपर तो हो सकता है कि हम इसको बेहतर कर लें। ठीक, या हम ये सोच रहे हैं कि 2 साल हो गए अब इसका काम बड़ा ख़राब हो रहा है, इसकी परफॉर्मेंस को दोबारा बहाल किया जाए, जैसे ये था वैसे किया जाए। दो ही बातें हो सकती हैं, तभी आप उस पर खर्चा करेंगे। जैसे आप गाड़ी का इंजन क्यों ऑयल जो है वो क्यों चेंज करा रहे होते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर रूटीन में चेंज करा रहे होते हैं ना। आपको बताया जाता है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो ये गाड़ी का इंजन सील हो जाएगा, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो फिर आप उसको 1.5 माह बाद या किलोमीटर पूरे होने के बाद आप उसको चेंज करा रहे होते हो, ठीक, ताकि उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। ऐसे ही है ना, अदरवाइज उसमें डिटोरिएशन आना शुरू हो जाता है। उसकी मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी के लिए आप उस पर खर्चा कर रहे होते। तो दोनों सूरतों में ये किस हेडिंग में फॉल करेगा स्टैंडर्ड में, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ है, काम चल रहा है आपका, लेकिन अब आप उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो दिस विल बी फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंड। पहले तो इस चीज़ को समझें, ज़हन में अपने पूरी तरह इसको बिठाएं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। You are not going to mix it with the initial measurement. Initial measurement is a different phase. वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसको आप उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। सही हो गया, दैट इज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब वो कहता जी अब आप अगर आप सब्सिक्वेंट फेज में इस पर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या करें, उसको एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दें या ना करें।
कहते जनाब हम आपको गाइडलाइंस दे देते हैं, हम आपको प्रिंसिपल बता देते हैं। प्रिंसिपल ये है कि अगर आप बाद में उस पर कोई खर्चा करते हैं और उस खर्चा करने से उस एसेट की एफिशिएंसी या कैपेसिटी या बेनिफिट देने की जो सलाहियत है उसकी, वो पहले से बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस, पहले से बढ़ गई है, कहते फिर आप उसको उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, यानी कि उसको कैपिटलाइज कर लें, उसको भी एसेट ही समझें। जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ है उसको भी एसेट ही समझें और उसी पूल में डाल दें। सही हो गया? जैसे कल हमने पूल बनाया हुआ इनिशियल मेजरमेंट, ठीक। कहते एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर एसेट की नेचर ऐसी है कि उसका कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, पुराना कंपोनेंट निकाल के उसमें नया कंपोनेंट रख रहे हैं, तो फिर पुराना कंपोनेंट आप किताबों में से निकाल दें, जिसको पहले आप एज एन एसेट समझ रहे थे उसको खत्म करें और नए कंपोनेंट को एज एन एसेट उसमें लिख लें। यानी कि द ओल्ड कंपोनेंट शुड बी डी रिकग्नाइज्ड एंड द न्यू कंपोनेंट शुड बी रिकग्नाइज्ड। कहते ये दो सूरतें हैं जिस सूरत में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा। अगर इन दो सूरतें आप देखते हैं तो ये दो सूरतें अगर अप्लाई नहीं हो रही हैं तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो एसेट नहीं है, फिर उसको आप क्या कर दें, उसको एक्सपेंस आउट कर दें। इसका मतलब है अब वो एसेट की जो पूल है, कॉस्ट है, उसमें शामिल नहीं होगा। देन इट शुड बी एक्सपेंस्ड आउट, देन इट शुड बी रिटन ऑफ। ये भी एक टर्म आएगी आप जब आप किसी चीज़ को आप राइट ऑफ करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आप उसको क्या कर दें, एक्सपेंस आउट कर दें। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई खर्चा करते हैं बाद में एसेट पे, तो नॉर्मली अकाउंटेंट उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही ले रहा होता है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बाद में ऑडिटर साहब आते हैं या उसका कोई सीनियर उसको आके बताता है, भाई इसका क्या किया है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में तुमने जो खर्चा डाला इससे क्या हुआ था। वो कह जनाब इससे हमारे प्रोडक्शन जो है ना प्लांट की वो बढ़ गई थी, पहले वो एक दिन में 1000 बनाता था, इसके बाद 1200 यूनिट बना रहा। तो उसका सीनियर या ऑडिटर उसको क्या कहेगा कि यार भाई ये कैपिटलाइज होगा, ये तूने राइट ऑफ कर दिया। इट शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड बिकॉज एज पर IAS 16 इट इंक्रीज द एसेट्स कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, इट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट। तो तुमने ये एंट्री गलत कर दी। अगर तुम ये एंट्री कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। इट शुड बी दिस, कैपिटलाइज होना चाहिए। या हो सकता है कि उसने सिंपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हो और ये एंट्री कर दी हो, तो उसको बताएगा भाई ये तुम क्या एसेट में डाली जा रही हो, ये एसेट नहीं है, इट शुड बी रिटन ऑफ। याद रहेगी बात। सो दैट इज अ सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। और कोई सवाल पूछना हो? जी सर। सर अगर वो हम एक्सपेंस करें और वो 1 साल से कम मतलब वो यूज हो जाए तो इसको एक्सपेंडिचर में मतलब कैपिटल करेंगे या रेवेन्यू होगा? सॉरी, किस किस सेंस सेंस में? कि उसको फिर कैपिटलाइज करेंगे अगर कोई हमने ऐसा कोई प्रोसेस में ऐड किया है कि वो 1 साल से कम ही यूज होगा तो उसको फिर हम कैपिटल। तो इसका मतलब वो नॉन करंट तो है ही नहीं, तो आप नॉन करंट के पूल में तो नहीं उसको डाल सकते ना। हम तो जब एसेट की इनिशियल मेजरमेंट भी कर रहे थे, आपसे कल थे, अगर हम कल इनिशियल मेजरमेंट कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम एक पूल बनाते हैं तो उसमें उस जैसी चीज़ें डालते। अगर एक चीज़ है, आपने एक एसेट खरीदा, उसकी इंश्योरेंस करा ली, एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 साल, इंश्योरेंस है 1 साल चलेगी, तो हमने कहा जी इसको आप उसमें शामिल नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट लाइक इट्स लाइक। तो जो उसके साथ चीज़ें हैं वो उसके अंदर इंक्लूड करते थे। ठीक हो गया? ले जाओ, ये था जी हमारे पास सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, और ये है जनाब हेडिंग जिसमें से आपको अब आना है सवाल।
हमने स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया जनाब इफ इट इनहांस, इफ इट इंक्रीज। अब इसकी तशरीह यही बनती है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो फिर कैपिटलाइज हो। अगर आप स्टैंडर्ड की वर्ड की तशरीह करें तो स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं इनहांस हो जाए, इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू द प्रीवियस। अब इसका बड़ा क्लियर कट मीनिंग है कि बढ़ेगी तो कैपिटलाइज हो। इफ इट जस्ट मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी तो फिर ये नहीं कैपिटलाइज हो, फिर इसका मतलब है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, फिर ये एक्सपेंस आउट हो। ठीक हो गया ना। अगर एक चीज एसेट नहीं बन रही है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करते हैं। The heading is subsequent measurement. Subsequent measurement. Subsequent measurement. अभी आप इनिशियल मेजरमेंट की हमने, तो इनिशियल मेजरमेंट में देन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है कि जब आप इस एसेट को एसओएफपी में रिपोर्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बिजनेस की बनाएंगे, और इसमें इसको उसमें जब रिपोर्ट करेंगे तो इसको किस वैल्यू पे रिपोर्ट करना। मतलब एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसमें हम कैसे लिखते हैं जनाब, नॉन करंट एसेट, और इसमें हम लिखेंगे जनाब फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जितने भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, ये इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, जिस वैल्यू पे इसको एसओएफपी में रिपोर्ट करना है वो वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी। अब इसके बारे में आपको बताया जाएगा स्टैंडर्ड के अंदर, और इस हेडिंग को हम कहते हैं subsequent measurement. That is called as subsequent measurement. After the initial measurement, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, यार अब ये एसओएफपी में इसको लिखना है, किस वैल्यू पे लिखना है, तो दिस विल फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। स्टैंडर्ड आपको अब ये बताएगा कैसे ये वैल्यू डिटरमिन करें। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक जनाब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है, इसको इसके लिए दो मॉडल, एक को हम कहते हैं जनाब कॉस्ट मॉडल, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास वी हैव द टू मॉडल्स एज पर I-16। द वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कॉस्ट मॉडल। एंटिटीज जो हैं या बिजनेसेस जो हैं, जब वो बैलेंस शीट बनाएं तो एसेट की मेजरमेंट जब आपने करनी है सब्सिक्वेंट, तो एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट मॉडल। अंडर द कॉस्ट मॉडल एसेट को हम मेजर करते हैं एट इट्स कैरिंग वैल्यू, या इसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू। कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। Under the cost model, tangible non-current asset should be measured at its carrying value subsequently, which is equal to, carrying value or net book value is equal to cost minus accumulated depreciation, cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment loss. So that is the equation. Under the cost model, tangible non-current asset will be reported in SOFP at their carrying value, at their net book value, which is equal to cost minus accumulated depreciation माइनस accumulated impairment losses। सही हो गया जी। अब जनाब इसमें जो नए लफ्ज आ गए इससे आप वाकिफ हैं, ये वही है
जो अभी आपने इनिशियल मेजरमेंट पे, परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी। ठीक हो गया जनाब, ये वही। नाउ कम्स अप विद दिस, द वर्ड इज डेप्रिसिएशन। काफ़ी लोगों ने सुना होगा, एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग आपने सबने सुना होगा द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, या ठीक। अब हम कहते हैं ये क्या है जी डेप्रिसिएशन। लेट्स सपोज व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। अब हमने कहा जनाब यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि चाहे नॉन करंट एसेट है चाहे करंट एसेट, उसने होना क्या है, कंज्यूम। जब वो कंज्यूम होता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सपेंस होता है। अब ये जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट जब कंज्यूम होते हैं तो वो भी एक्सपेंस हो रहे होते हैं। तो उनकी जो कंजम्पशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट जब कंज्यूम हो रहा होता है तो उसके कंजम्पशन के इवेंट को हम जो नाम देते हैं वो नाम है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन से हम मुराद क्या ले रहे होते हैं कि जनाब ये एक्सपेंस आउट हुआ है कौन, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। एक गिवन ईयर में ये जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट था ये इतना कंज्यूम हो गया, उसको हम एक लफ्ज़ के अंदर रख लेते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक, हम कहते हैं ये क्या होती है जी डेप्रिसिएशन। अब स्टैंडर्ड हमें बताता है डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक, इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन of depreciable amount. Depreciation is a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. So that is the definition of depreciation. Depreciation is a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. ठीक हो गया जी? अब इसमें हम जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं वो है सिस्टमैटिक एलोकेशन। नंबर 1, सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? डेप्रिसिएबल अमाउंट। ठीक, और तीसरा है किस पे होनी चाहिए? तो इसमें ये 3 लफ्ज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट समझने ज़रूरी हैं, ये क्या क्या है। इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो ये जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है इसको हम कहते हैं जी ये क्या है, तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ जी एक प्लांट आपने खरीद लिया है और प्लांट आपने खरीद लिया जनाब कोई 1 लाख रुपए का। ठीक, प्लांट आपने खरीदा 1 लाख रुपए का एंड दैट इज दिस परचेज प्राइस, और इसमें कोई इधर उधर का खर्चे वर्चे नहीं आए। टू रिमेन सिंपल इट्स जस्ट 100,000 रुपीज। ठीक हो। अब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, कैश या पेएबल अकाउंट। अब आपकी बुक्स में प्लांट आ गया, आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर। 1 साल खत्म हो गया, एंड ऑफ ईयर 1। हम कहते हैं जनाब ये प्लांट कितनी देर चलेगी? तो हम कहते हैं जनाब मैनेजमेंट आपको बताएगी या जिससे आपने खरीदा है वो आपको बता देगा। तो कहेगा कि जब आप नॉर्मल प्रोडक्शन करेंगे 8 घंटे रोज़ाना चलाएंगे तो ये 5 साल कहीं नहीं जाता। इसकी थोड़ी देखभाल करें, ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह करें, इलेक्ट्रिसिटी की जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसको ज़रा आप मैनेज करें, तो ये जनाब 5 साल कोई मसला नहीं इसको, ये 5 साल बड़े आराम से चलता है। ठीक हो गया। इसका मतलब वो क्या बता रहा है आपको स्टैंडर्ड की ज़ुबान में? वो कह रहे हैं इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल है। जैसे हम कहते हैं आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी ली कितने साल चलेगी? तो हम देखते हैं कि ना 5 से 7 साल गाड़ी जो है वो बड़ी बेहतरीन चलती है, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेती है,
फिर उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। या हम देखते हैं कि इंजन जो है उसकी अगर आप लाइफ देखें तो वो 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। सही हो गया। तो हर चीज़ की यूज़फुल लाइफ है। जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की जो लाइफ है वो किस में होती है, आवर्स में होती है। इसमें इतने आवर्स हैं जनाब, इतनी देर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो हर चीज़ जो है वो उसकी यूज़फुल लाइफ है कि वो कितनी देर आपको बेनिफिट देगी। ठीक, तो हम कहते हैं जनाब आपने एक प्लांट खरीद लिया, उसने कहा जनाब ये 5 साल चलेगा, इट विल वर्क एज 5 years। इसका मतलब उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, 5 साल। ठीक, अब यहाँ पे डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है, तो हमने खरीदा 1 लाख रुपए का। अब हमने देखा जनाब इसमें लोहा बड़ा लगा हुआ प्लांट के अंदर, तो हम कहते हैं जनाब ये जब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, जब ये पूरी तरह से हम इसको यूज़ कर लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे 5 साल, तो तब अगर ये एज ए प्लांट ना भी बिके तो एज ए स्क्रैप लोहा ज़रूर बिक जाएगा। ऐसे ही, और लोहे का रेट काफ़ी अच्छा, बेहतरीन रेट। ठीक, तो हम कहते हैं जनाब जब ये 5 साल पूरे कर लेगा तो हमारा एस्टिमेट ये है कि अगर हम इसको एज ए स्क्रैप बेचें, ठीक, तो ये 10,000 रुपये का बिक जाएगा। तो अब ये जो 10,000 रुपये हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब है आपने 1 लाख रुपया एसेट में इन्वेस्ट किया, जिसमें से 10,000 आपको वापस मिल जाएगा जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी। इसका मतलब आप कितने पैसे कंज्यूम करेंगे, आप 90,000 कंज्यूम करेंगे। 10 तो आपको वापस मिल जाना। कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जब आप इसको बेचेंगे एज ए स्क्रैप, या आप शायद जल्दी भी बेच सकते हैं। तो वट एवर, आप जब इससे बेनिफिट ले लेंगे, जितने आपको चाहिए थे आप इसको बेच देंगे, तो तब कितने का बिक जाएगा। तो हम इसे कहते हैं ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है, ये इसकी डिस्पोजल वैल्यू है, वट एवर द नेम। ठीक, तो हम कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक, और ये आखिर में 10,000 का बिक जाएगा, यानी कि 1 लाख जो आपने आज इन्वेस्ट किया उसमें से 10,000 आपको वापस मिल जाएगा, तो जो वापस नहीं मिला वही कंज्यूम हुआ ना। ऐसे ही है। तो जो आप कंज्यूम करेंगे एसेट की वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएबल अमाउंट। ये कंज्यूम होगी। सही हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब क्या कह रहा है जनाब, कह रहा है इस सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। कितनी अमाउंट आ गई, 90,000। किसको एलोकेट करनी है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि अगर एसेट की लाइफ जो है वो 5 साल है, 1 2 3 4 एंड 5, कहते हैं 5 सालों में इसको एलोकेट करना है आपने, ठीक, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसका मतलब है कि आपने इसको एक्सपेंस आउट करना है 5 सालों में, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। कि हर साल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। तो अगर हम सिस्टमैटिकली चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो अगर मैं सिर्फ एलोकेट करूं 5 सालों को 90,000 को, तो क्या बनेगा, तो हम कहते हैं जनाब इट्स 5, कितना आ गया जनाब। तो इसका मतलब यह है कि हमारा ख्याल ये है कि हम एसेट को हर साल जो कंज्यूम करेंगे वो लगभग 18,000 का। इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, इट्स एन एस्टिमेशन कि हर साल, हर अकाउंटिंग ईयर में जब वो ख़त्म होगा तो हम एसेट को नियरली जो कंज्यूम कर चुके होंगे उसकी वैल्यू कितनी आती है, 18,000। ठीक, अब इस 18,000 को हम क्या कहते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। अब क्या डेफिनेशन बनी जी डेप्रिसिएशन की, तो हमने कहा जी इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, या सिस्टमैटिक के लफ्ज़ को अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखें तो हमने क्या किया है, हमने सिंपली इसको एलोकेट किया, किसको, डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है, इट्स अ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट। मतलब वो अमाउंट जो हम एसेट की कंज्यूम करेंगे बाय यूजिंग इट, और रेजिडुअल वैल्यू वो है जो हम रिकवर कर लेंगे बाय सेलिंग इट।
समझ आ गई बात? तो अब हम चलते हैं जनाब इसमें कि यार ये सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक। ठीक, सिस्टमैटिक एलोकेशन से मुराद क्या है? मेरा हमारे पास प्रैक्टिस में कई तरह की सिस्टमैटिक एलोकेशन, इसमें सबसे पहली सिस्टमैटिक एलोकेशन का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, इसे हम कहते हैं जी स्ट्रेट लाइन मेथड, और एब्रीवेशन में हम इसे कहते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब है कि आप एलोकेशन का मेथड ये है कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम हो। जैसे ये मैंने अभी कैलकुलेट की है 18,000, इन ए वेरी सिंपलेस्ट वे, ये मेथड मैंने जो यूज़ किया है इसी मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या बना जी, कि अगर आप स्ट्रेट लाइन एलोकेशन कर रहे हैं मेथड से, तो ये है जनाब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं जी ये स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर वन मेथड। नंबर टू, द सेकंड वन, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM, इसको हम RBM कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी इसको कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया, नॉर्मली इसका नाम क्या है जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब जनाब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन हर आने वाले साल में पहले से कम हो। वो हम कैसे करेंगे वो भी हम बाद में उसको करेंगे कैसे होती है, लेकिन मेन थीम इसका ये है जिसमें जो वर्ड रिड्यूसिंग है वो इस चीज़ को शो करता है कि अगर एसेट की पहले साल की डेप्रिसिएशन आपने 18,000 ली है तो अगले साल वो 18 से कम होगी। फॉर एग्जांपल वो 14,000 है, तीसरे साल वो 14,000 से भी कम होगी, उससे अगले साल वो उससे भी कम होगी। सो जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक ये एलोकेशन, दिस इज वन ऑफ द एलोकेशन। फिर हमारे पास एक और है, इसको हम कहते हैं जनाब सम ऑफ द डिजिट्स मेथड। सम ऑफ डिजिट्स मेथड, एक तीसरी सिस्टमैटिक एलोकेशन का नाम जो है वो है सम ऑफ डिजिट्स। इसमें भी अर्ली ईयर्स ऑफ द एसेट्स जो है उसके लाइफ में, जैसे शुरू में 18 है तो बाद में कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू से कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले साल 18 है तो दूसरे साल जनाब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4,000 से कम हो गई, तो कितनी रहेगी बाकी 14,000। फिर अगले साल फिर 4,000 से कम होगी और 10,000 रह जाएगी, एंड हर साल 4,000 कांस्टेंट फिगर से कम हो रही होगी। इसको हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स मेथड। दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ डिजिट मेथड। ये तीनों मेथड जो भी आप देख रहे हैं हम किस चीज़ के लिए? सिस्टमैटिक एलोकेशन के लिए। फिर यूनिट्स मेथड, अब ये सम ऑफ द डिजिट्स, मैं कह रहा हूँ ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि सम ऑफ डिजिट में डेप्रिसिएशन हर साल जब कम होती है तो एक कांस्टेंट वैल्यू से कम हो रही है। अभी हम करते हैं, आज वन बाय वन सारे करेंगे तो आपको ये सब, अभी आप नाम लिख लें अपने पर। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द डिजिट्स मेथड एंड यूनिट्स मेथड। अब जो इंडस्ट्री में मोस्टली फॉलो किए जाते हैं वो ये दो, ठीक, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग मेथड।
और आपके पेपर में एग्जामिनर भी जो 2 फॉलो करता है वो ये 2 ही है, ठीक। लेकिन आपको बाकी 2 के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक, रूटीन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इन दोनों में से कोई एक मेथड होगा, या स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, जिससे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। ठीक हो गया जनाब। सो देयर आर 2 मेथड्स। अब इस डेफिनेशन को दोबारा देखें, क्या कह रहा है जनाब, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। अब जब कभी स्टूडेंट के साथ बात की जाती है कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मली स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं कि डेप्रिसिएशन मींस एसेट की वैल्यू कम हो रही है जी। तो ये लाइन गलत है, सही हो गया। एसेट की वैल्यू नहीं कम हो रही होती, एसेट कंज्यूम हो रहा होता। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस, इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, जिसमें हम एसेट की कंजम्पशन को शो कर रहे होते। अब कंजम्पशन का मतलब होता है कि आप उसको यूज कर रहे हैं और उससे फर्दर बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं। जब हम वर्ड यूज करते हैं ना कंजम्पशन, इसका मतलब ये होता है कि आप एक एसेट को इस्तेमाल करके फर्दर बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं। जैसे प्लांट को यूज करके आप यूनिट्स बना रहे हैं, तो यूनिट्स फर्दर बेनिफिट, और वो फर्दर बेनिफिट जनरेट करने के अमल में कंज्यूम हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर बिजनेस में आपने एसेट लेकर रख लिया और आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लॉस कर रहे हैं, क्योंकि एसेट पड़ा पड़ा भी ज़ाया हो रहा है। तो कंजम्पशन का प्रोसेस जो है वो ये इंडिकेट करता है दैट हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग योर एसेट्स। इसका मतलब है कंज्यूम हो रहे हैं मींस फर्दर बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं, सही हो गया। सो डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब ये जो इसमें दूसरा लफ्ज है ना, इम्पेयरमेंट लॉसेस, ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि एसेट ने अपनी वैल्यू लूज कर दी विदाउट कंजम्पशन। वो भी लूज कर रहा है ना। आपका एसेट जो है पड़ा है जनाब, वो बारिश हो गई बहुत ज़्यादा लाहौर में, पानी आपके फैक्ट्री के अंदर आ गया जी। 3 दिन फैक्ट्री के फ्लोर पे पानी रहा है, एसेट डूबे रहे हैं उसके अंदर। अब पानी निकला है, उसके बाद क्या निकला होगा उसके अंदर से जी, एसेट जो है वो बुरा हाल हो गया उनका। एसेट्स ने अपनी वैल्यू लूज कर दी। वैल्यू लूज हो गई, कंजम्पशन की वजह से नहीं हुई। किस वजह से हुई है? एक्सीडेंट की वजह से हुई, ठीक। अब वैल्यू अगर एसेट लूज कर दे विदाउट कंजम्पशन, अदर देन कंजम्पशन, अगर एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाता है, उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। दैट इज कॉल्ड एज, ये हम पढ़ेंगे, इस पे पूरा स्टैंडर्ड अभी आपके सिलेबस में आएगा, दैट इज IS 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक हो गया, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये ज़हन में रखें कि दिस इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन कंजम्पशन। क्योंकि जो कंजम्पशन की वजह से वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज डेप्रिसिएशन। उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसमें? डेप्रिसिएशन में। सो डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। लेकिन एसेट जो है ये पार्ट ऑफ द ईयर इस्तेमाल हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन पूरे साल की वो तो पॉलिसी है ना आपकी, वो तो आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी है। क्या आप ये कहते हैं कि जनाब आपने क्या करना है जी, कि अगर एसेट आपने इस साल खरीदा है तो इररेलेवेंट है कि शुरू में खरीदा, दरमियान में खरीदा, आखिर में खरीदा। जिस साल में खरीदा पूरे साल की डेप्रिसिएशन लें, और जिस साल में बेचा उस साल नहीं लेनी आप। तो ये पॉलिसी है। ऑपरेटिंग में नहीं है फिर भी डेप्रिसिएशन हाँ, वो तो लेनी है। तो वो इम्पेयरमेंट में तो नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होती है ना। हम तो बात कर रहे हैं इम्पेयरमेंट की। जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, कोई इस तरह की सूरत हाल बनी। ले जनाब, अब आप इस एग्जाम्पल को ले लें। आपने एक एसेट परचेज कर लिया जी 1 लाख रुपए का, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 10,000, ठीक। तो अगर हम डिफरेंट मेथड्स लगाएं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कि पर ये डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, तो सबसे पहले हमने लगा देना जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी जनाब? तो हम कहते हैं जनाब इट विल बी लाइक दिस, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5। कितनी आ गई जनाब? इट इज 18,000। इट इज 18,000।
एब्सोल्यूट टर्म में ये कितनी है? 18,000 पर ईयर। डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट 12 माह की होती है। ठीक, जब आप फार्मूले के तहत इसको निकालते हैं तो जो वैल्यू आपके पास आई है 18,000, इट इज़ बाय डिफॉल्ट फॉर 12 मंथ्स, ये 12 माह की। अगर आपको इसमें से 12 माह से कम या ज़्यादा कैलकुलेट करनी है तो मेरा ख्याल है मैथमेटिकली आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर 6 मंथ, तो आप क्या करोगे, इसको 12 से डिवाइड करोगे और 6 से मल्टीप्लाई। और अगर आप कोई 18 माह की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे और 18 से, ठीक हो गया। अब ये बाय डिफॉल्ट पर एनम है, तो पर एनम मीन्स फॉर 12 मंथ्स। इसको आप अगर रिलेटिव टर्म में बोले, यानी कि रेट कितना है, डेप्रिसिएशन रेट, तो हम कैसे करेंगे? 18,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हम कहेंगे जी 18% पर एनम, इट इज 18% पर एनम। कॉस्ट का कितने परसेंट है? तो हर साल आप 18% लेते जाएं, 18,000 आता जाए। ये रिलेटिव टर्म में रेट बोला है, सही हो गया। अब जो आपके पास रेट होता है, जैसे यहाँ 18% है, आपसे ये कहूँ कि डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, तो इसका मतलब है इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपको ये बता दिया जाए जनाब कि डेप्रिसिएशन रेट 20%, इसका मतलब है इससे यूजफुल लाइफ भी निकाल सकते हैं। 20% मीन्स कि कोई भी चीज़ जो 20% के हिसाब से कंज्यूम हो रही है वो 5 सालों में ख़त्म हो जाएगी, सही हो गया। अगर हम यहाँ कहते हैं जनाब ये 25% है तो इट्स 4 ईयर्स। अगर हम कहते हैं जनाब ये 2% है सो 50 ईयर्स। 10% है 10 साल। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह के ट्रिक यूज़ करने पड़ेंगे। वो आपको रेट बता देगा और यूज़फुल लाइफ शायद ना बताए, तो आपको पता होना चाहिए कि रेट से यूज़फुल लाइफ कैसे ट्रांसलेट कर लेते। किसका? नहीं, स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो आपको डेप्रिसिएशन तो ऐसे ही निकालनी है ना। 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5, 18,000। अब ये 18,000 जो है ये कॉस्ट का कितने परसेंट है? 18%, ठीक हो गया ना। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन आप ऐसे ही निकालें पेपर में टू अवॉइड एनी एरर, अगर उसे स्क्रैप वैल्यू दी हुई, स्ट्रेट लाइन मेथड। सो इसका मतलब है कि ये 18,000 है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में इस एसेट की डेप्रिसिएशन हर साल कितनी आएगी? 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 और 18,000। जब आप इन पांचों को एडअप करेंगे तो ये 90,000। इसका मतलब है जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो कि उसकी स्क्रैप वैल्यू, सही हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे, एंड दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द रेट? रेट क्या है, किस रेट से आपने इसको डेप्रिसिएट करना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं जनाब, रेट इज इक्वल टू 1 माइनस डिवाइडेड बाय कॉस्ट। 1 माइनस अंडर रूट n r डिवाइडेड बाय c, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो अब आपके पास जो एसेट है उसका आप रेट निकाल लें। 1 माइनस अंडर रूट n, n क्या है? यूजफुल लाइफ, सो इट्स 5। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। सॉल्व करें इसको कैलकुलेटर पे, देखें क्या रेट है। सॉरी, और ही लिखा था मैंने। कितना आ गई?
है इतना ज़्यादा? 1 माइनस 369, 37% कर लें, 37% आ गया जी डेप्रिसिएशन। आरबीएम का रेट आ गया आपके पास 37%। सही हो गया जी। अब आप जब फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? उसकी कॉस्ट जो पहले साल है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद 37%। 1 लाख इंटू 37/100 यानी कि 0.37 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाए। ठीक हो गया जी। कितनी आ गई जनाब? तो ये आ गई 37,000। अब आपने पहली बात गौर करनी है, जो बच्चे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं पेपर के अंदर, आरबीएम में भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके रेट से अप्लाई कर रहे हो, इट्स अ ब्लंडर। उसकी वजह यह है कि जब आपने रेट निकाला है तो रेजिडुअल वैल्यू आप उस रेट के अंदर कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है ना। आपने जब रेट निकाला है तो उसका फार्मूला देखें, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। इसका मतलब ये जो रेट कैलकुलेट हुआ है, दिस रेट ऑलरेडी कंसिडरिंग द रेजिडुअल वैल्यू। तो आप जनाब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पेपर में तो बच्चे अक्सर पता नहीं उन्हें क्या होता है, वहम चढ़ जाता है या क्या उनके नशा किया होता है उन्होंने, उसमें फिर रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर रहे हो। हालांकि बार बार बताया गया होता है लेकिन फिर भी ये हरकत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना आपने। आरबीएम का रेट जो भी होता है वो ऑलरेडी कंसिडर कर रहा होता है रेजिडुअल वैल्यू। सो देयर इज नो नीड कि आप कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू निकाल के फिर उस पर परसेंटेज लगाएं। सही हो गया, याद रहेगी बात। अब आप दूसरे साल की डेप्रिसिएशन पे आएंगे तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी जी 1 लाख माइनस 37,000। वो डेप्रिसिएशन जो आप पिछले सालों में ले चुके हैं वो माइनस कर दें। ठीक, अब आपके पास बाकी क्या बचा? तो हम कहते हैं बाकी बचा 63,000, दैट इज द रिमेनिंग। इसको हम कहते हैं ये है कॉस्ट, ये है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं ये है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछले सालों की डेप्रिसिएशन जो अकामुलेट हो गई। ये क्या वैल्यू है? इसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू। अब आपने जब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आपने रेट को मल्टीप्लाई करना है विद द नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। काउंटिंग ईयर के शुरू में जो उसकी नेट बुक वैल्यू है वो क्या है? कॉस्ट माइनस पिछले सालों की डेप्रिसिएशन। कितनी? 37,000 आ गया 63,000। इसको मल्टीप्लाई कर दें 37% से तो क्या आ गया? 28,000, 23,310। ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है। डन। अब अगर आप तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो अब क्या होगा? फिर 1 लाख उसकी कॉस्ट है, अब फिर माइनस करनी है आपने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब पिछले 2 सालों की 37,000 और 23,310 दोनों को प्लस कर लें, कितनी बनती? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 37,000 जमा 23,310 कितनी बन गई? हैं? ले 60310। अब जो आपके पास आएगी वैल्यू 1 लाख माइनस 60310, ये है नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। कितनी आ गई? 39,690। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें अगेन 0.37 के साथ तो ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाए। ठीक हो गया। कितनी आ गई जनाब? 14,685। अब 4th ईयर और 5th ईयर के निकालें, आप कैलकुलेट करें, देखिए एंड पे 10,000 ही बचता है। जस्ट लुक एट,
बता देना मुझे चौथे साल की क्या है। रेट एग्जैक्ट नहीं लिया इसीलिए 88,000 12,000 कितना आ गया चौथे साल की कितनी आ गई? चौथे साल 9,252 9,252। 3,422 नहीं उसको पूरा कर दो ना 10 तक ले जाओ। लेकिन आप फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे 1,00,000 माइनस 37,000 माइनस 23,310 माइनस 14,685। चौथे साल के शुरू में अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? पिछले 3 सालों की डेप्रिसिएशन वो आप माइनस करेंगे कॉस्ट पे से, जो फिगर आपके पास आएगी दैट इज अ नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर, उसका आप 37% ले लें तो वो आ जाएगी चौथे साल की डेप्रिसिएशन। हाँ एक ही बात, यानी कि जो थर्ड ईयर की नेट बुक वैल्यू है उसके साथ थर्ड ईयर के एंड पे जो नेट बुक वैल्यू है वो फोर्थ ईयर के स्टार्ट की नेट बुक वैल्यू। मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूँ कि जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं तो हर साल की डेप्रिसिएशन जो होती है वो हर साल कम होती जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो आप परसेंटेज लेते हैं वो लोअर वैल्यू का ले रहे होते हैं। स्ट्रेट लाइन में आप हर साल परसेंटेज किसका ले रहे होते हैं? कॉस्ट का ले रहे हैं, और वो कांस्टेंट रहती है, इट रिमेन्स द सेम एवरी ईयर, हर साल सेम। ठीक, और अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखें तो ये जैसे जैसे एसेट पुराना होता जा रहा है डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जा रही है। सही हो गया? यही हो रहा है ना। अब यहां से आपने एक चीज याद रखनी है हमेशा, और वो ये है अकाउंटिंग में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, या अगर आपने नहीं पढ़े तो आज पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। द वेरी फर्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटेंट साहब को ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन करा दी जाती है कि बिजनेस और उसका मालिक दो अलग-अलग पार्टी। ये पहला कॉन्सेप्ट, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना आपने। कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सही हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आज हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। सही, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनाब कॉस्ट शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज। कॉस्ट शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज। कहते हैं जनाब मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें ना, तो जो सेल में से आपने कॉस्ट माइनस करनी है ना, वो वही होनी चाहिए जो उस सेल को करने में लगी, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास यू हैव 10 मोबाइल्स, एक मोबाइल जो है आपने खरीदा है 10,000 रुपये का, तो उसका मतलब 1,00,000 का टोटल मोबाइल आपने खरीद लिया। सही हो गया। उसमें से आपने 5 बेच दिए 15,000 रुपये के हिसाब से। तो मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना है? हाउ मच प्रॉफिट दैट यू हैव अर्न्ड? कितना? कैसे कैलकुलेट हुआ? 25 5,000 पर मोबाइल। आपने रेवेन्यू कितना कैलकुलेट किया? तो हम कहेंगे जी हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया, 5 मोबाइल बेचे हमने, रेवेन्यू या सेल जो है वो हमारी कितनी आ गई? 5 × 15,000। और आपने कहा जी रेवेन्यू है हमारा 75,000।
अब अगर प्रॉफिट कितना आया तो आपने कहा जी कॉस्ट ऑफ द मोबाइल कितनी, तो आपने कहा जनाब 5 इंटू 10,000, तो ये आ गई 50। अब आपने इसको किया इसमें से माइनस और आपने कहा जनाब 25,000 का प्रॉफिट है, यही किया आपने। अब आप देखिए आपने किन मोबाइल की कॉस्ट रेवेन्यू के अगेंस्ट नेट ऑफ की, जो मोबाइल आपने बेचे, ऐसे ही है ना। वो मोबाइल जो अभी नहीं बिके उनकी कॉस्ट आपने सेल में से माइनस नहीं की। इसका मतलब है लाशौरी तौर पे आप अकाउंटिंग के किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, मैचिंग को। दैट इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आप अगर आपने पहले नहीं सुना हुआ था, जैसे आपने कहा 25,000, आपने तो अकाउंटिंग पहले पढ़ी नहीं हुई, ठीक। इसका मतलब यह है कि लाशौरी तौर पे आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसको अकाउंटिंग में क्या कह रहे हैं हम, मैचिंग कॉन्सेप्ट। दैट इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। द कॉस्ट शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज। सही हो गया। अब इस लाइन को याद रखें और इधर आ जाए। अब ये जो दो मेथड हैं डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन क्या है जी, तो हमने कहा जी इट रिप्रेजेंट द कंजम्पशन ऑफ द एसेट, यानी कि ये कॉस्ट है, ऐसे ही है। आप एसेट को कंज्यूम कर रहे हैं और एसेट आपके लिए बेनिफिट जनरेट कर रहा है, यूनिट बना के दे रहा होगा, आप उसको बेच रहे होंगे, कोई ना कोई बेनिफिट तो जनरेट कर रहा है ना आपके लिए। वो जो भी एसेट है वो जब कंज्यूम हो रहा है तो वो बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट कर रहा है। अब ये जो मेथड है ये कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड कि ये जिस एसेट की कंजम्पशन है हर साल 18,000, इसका मतलब है ये मेथड ये अजम्पशन लेता है कि ये एसेट एंटिटी को, बिजनेस को हर साल एक जैसे बेनिफिट देता है, इसलिए इसकी कंजम्पशन भी हर साल एक जैसी। अब हम कहते हैं ये कौन सा एसेट होता है, तो कहते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग को अगर आप देखें तो उसका कवर्ड एरिया हर साल एक जैसे ही है, आप उसको हर साल एक तरह यूज करें, उसके बेनिफिट सेम है एवरी ईयर, ठीक। लेकिन दूसरे मेथड को अगर आप देखें तो इसमें एसेट जो भी है उसकी डेप्रिसिएशन अर्ली ईयर्स में ज्यादा है और लेटर ईयर्स में कम। इसका मतलब है ये मेथड ये इज्यूम करता है कि एसेट जब नया है तो बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, इसलिए एक्सपेंस भी ज्यादा, और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है तो चूंकि उसके बेनिफिट भी कम होना शुरू हो जाते हैं तो उसका एक्सपेंस भी कम आना शुरू हो जाता है। समझ आ रही बात? इसलिए हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एलोकेशन का वर्ड जो है सिस्टमैटिक, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो मैचिंग कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली फॉलो करे। जो वर्ड है यहां पे सिस्टमैटिक, ये वाला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टैंडर्ड ये कहता है कि वो मेथड लें जो मैचिंग को बेहतरीन तरीके से फॉलो करता हो, यानी कि जिस तरह एसेट का बेनिफिट देने का पैटर्न है, डेप्रिसिएशन का पैटर्न भी वही होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन ऑफ द मेथड जब आप करेंगे तो आपके ज़हन में क्या बात होगी कि हम किस मेथड के तहत एसेट को डेप्रिसिएट करें, तो आपकी चॉइस पर्सनल नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि आपने देखना ये है कि एसेट की नेचर को देखें, क्या वो अर्ली ईयर्स में ज़्यादा बेनिफिट देता है या और लेटर ईयर्स में कम, तो फिर आपकी चॉइस इन एनी केस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर आपका एसेट ऐसा है कि वो हर साल एक जैसे बेनिफिट देता है तो फिर आपकी चॉइस स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अलावा भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यूनिट्स मेथड, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी एसेट कंज्यूम होगा, ठीक। जैसे हम कहते हैं गाड़ी है, अब गाड़ी आप ले आए, लेके आपने घर पे खड़ी कर दी, हफ्ते बाद कहीं निकाली, फिर के शहर में वापस आ गए, फिर कोई 2 महीने बाद निकलेगी, इसका मतलब 8-9 साल पड़ी रहेगी तो उसको तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही है ना। इसका मतलब है कि बेहतरीन मेथड यहाँ पे क्या है कि उसके किलोमीटर ट्रैवल देखने पड़ेंगे हमें, उसका जो पैटर्न निकलता है वो किस बात पे निकलता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल कर रही। समझ आ रही बात? सो सिस्टमैटिक याद रखना है। सिस्टमैटिक एलोकेशन रिप्रेजेंट, स्टैंडर्ड आपको गाइडलाइन क्या दे रहा है कि आपने जो मेथड चूज करना है प्रैक्टिकली, जब आप अपनी कंपनीज में जॉब कर रहे होंगे और आप सोच रहे हैं कि फलां एसेट को डेप्रिसिएट कैसे करना है, तो ये नहीं कि यार मुझे स्ट्रेट लाइन आता है वही कर लें। ऐसे भी तो हो सकता है ना, पर्सनल प्रेफरेंस भी तो हो सकती है कि यार मैंने यही आंदा यही कर ली।
ऐसे नहीं है। आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है विच इज मोस्ट क्लोजली रिलेट टू द मैचिंग। आपने मैचिंग को जेहन में रखना। आपके जेहन में जो डिसीजन बेस है वो क्या है कि कौन सी मेथडोलॉजी, कौन सी एलोकेशन का प्रोसेस है जो इस एसेट का जो मैचिंग कॉन्सेप्ट के ज़्यादा करीब तरीन होगा। ठीक, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन मेथड किस पे बेस करता है? पैटर्न ऑफ बेनिफिट पे बेस करता है कि एसेट के बेनिफिट देने का पैटर्न क्या है। याद रहेगी बात। और वहीं से हम निकालते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। सो अगर आप जो पेपर में आ जाए कि डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट, तो हम क्या कहेंगे? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत चल रही होती है। सही हो गया? तो ये आपने याद रखना है। और डेप्रिसिएशन को अगर दोबारा हम सम अप करें तो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आज हमने दो मेथड पे बात की है, एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा हमने कहा जनाब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कल हम इसी को आगे फर्दर लेके चलेंगे और बात करेंगे जनाब सम ऑफ डिजिट्स पे और आरबीएम पे। फिर हम बात करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग डबल एंट्री क्या। अब इसमें बहुत सारी बातें। अब ये जो एरिया चल रहा है स्टैंडर्ड का सवाल इसी में से आना। आपको समहाउ क्वेश्चन आना है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में से। पीछे वाला भी आ सकता है लेकिन वो यहां तक पहुंचने के लिए वो उसको यूज करता है। बस इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट को बस हल्का सा टच करेगा कि एक क्वेश्चन का एक लॉजिकल थीम बन जाए, लेकिन उसने आपको लाना कहां पे है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक हो गया? क्योंकि ये टॉपिक जो है जब हम इंट्रो पढ़ते हैं तो बस इतना ही है, कॉस्ट मॉडल। अभी हम आज आने वाले दिनों में इसमें एक और मॉडल इंट्रोड्यूस कराएंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल। देयर इज अनदर मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ द पीपीई, दैट इज रीवैल्यूएशन मॉडल, और वो ज़रूर आएगा पेपर के अंदर। दोनों मिक्स होके आएंगे। ठीक, इसका मतलब है जो मेन टॉपिक चलेगा वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट चलेगी, IAS 16। ठीक हो गया जनाब? तो बुक आपने मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आई ICAP की। ठीक, पुरानी बुक नहीं डाउनलोड की आपने? की हुई है? जाके पुरानी बुक में पीपी का चैप्टर तो देखिएगा। ठीक है, घर में जाके